नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री और कमोडिटी मार्केट के पूरे एक्शन पर हमारी अगले आधे घंटे में नजर रहेगी और फोकस करेंगे कई मुद्दों पर। रबी फसल पर करेंगे चर्चा, जहां पर 27% रबी फसलों की बुआई बढ़ती हुई नजर आई है। साथ ही साथ सोने को लेकर भी एक आउटलुक लेंगे, क्योंकि 2026 में $5,000 तक सोने का भाव जा सकता है। तमाम एक्सपर्ट्स ऐसा मान रहे हैं। किन फंडामेंटल्स के पीछे क्या है ट्रिगर्स, इन सब पर हम बातचीत करेंगे। वसैदा ग्लोबल एशिया के सीईओ सुमित गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही आभूषण डायमंड्स एंड गोल्ड के डायरेक्टर आनंद प्रकाश, मोतिलाल फाइनेंशियल सर्विसेज के सीनियर वीपी नवनीत दवानी और प्रो इंटेलिरेट सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है शो में। सबसे पहले तो सोने चांदी के साथ ही शुरुआत कर लेते हैं। और हालांकि प्राइसेस, अगर हम गोल्ड की स्पेशली बात करें तो पीक से थोड़ा हल्का जरूर हुए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी डिप्स आए हैं तब हमने एक रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होते हुए देखा है। अब सवाल ये है, क्योंकि दो तरीके के व्यू हैं। एक तो ये कि क्या ये तेजी यूं ही बरकरार रहेगी, ऑलरेडी इतना स्ट्रॉन्ग रनअप हमने 2025 में देखा है, क्या अगले साल वाकई 5,000 तक भाव जाने की कितनी प्रोबेबिलिटी बन रही है। और दूसरी तरफ एक एप्रीहेंशन है, एक स्केप्टिकल अप्रोच भी है इन्वेस्टर्स की कि शायद इतना चल गया 2025 में, अब उस तरीके का मूव ना देखने को मिले। तो इसी पर थोड़ी सी क्लैरिटी, थोड़ा सा व्यू लेने की कोशिश करते हैं। आनंद जी नमस्कार। सबसे पहले एक आपका कमेंट लेना चाहेंगे। आप डिमांड साइड हो, प्राइस साइड हो या कंज्यूमर सेंटिमेंट साइड हो, सबको बखूबी समझते हैं। सबसे पहले कैसे देखते हैं आप प्राइसेस को? आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है भाव को लेकर? आपको लगता है 5,000 तक जाने की कितनी पॉसिबिलिटी अगले साल तक आप देख रहे हैं? दीपाली जी, देखिए गोल्ड प्राइसेस में जो मुझे लगता है अभी ये साइडवेज मूवमेंट में देख पा रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी इतना राइज हुआ है 2025 में। तो जब तक कोई प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर नहीं दिखता कि कोई नई जियोपॉलिटिकल टेंशन या करेंसी की वीकनेस या फर्दर रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन होती है यूएस में, तो उसके अलावा मैं अभी 1-2 महीने साइडवेज मूवमेंट देखता हूं। बट ओवरऑल आई एम वेरी बुलिश। मिड 2026 तक मैं गोल्ड को 4,800 से लेके $4,900 प्रति आउंस जाता हुआ देखता हूं, क्योंकि सभी फैक्टर्स गोल्ड के बुलिश रन को सपोर्ट करते हैं। जिस तरीके का सेंटीमेंट्स है, जिस तरीके की वर्ल्ड में अभी पॉलिटिकल चीजें बनी हुई है, ट्रेड टेंशन चल रहे हैं, तो मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि गोल्ड फर्दर बेयरिश जाएगा। साइडवेज मूवमेंट के बाद आई कैन सी फर्दर मोमेंटम अप। ओके नवनीत, इनफैक्ट इन लेवल्स पे फंडामेंटल्स को एनालाइज करने, प्राइस मूवमेंट को प्रिडिक्ट करना इजी है या डिफिकल्ट है? और क्या व्यू आप दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की बात करें तो? प्राइस पे थोड़ा भी एक टेक लेना डिफिकल्ट है, बिकॉज फंडामेंटल फैक्टर्स जो है वो पिछले 2-3 महीने से तेजी का इंडिकेशन दे रहे हैं, बट हमने प्राइसेस को ऊपरी लेवल से करीब 10% करेक्ट होते हुए देखा है। उसके साथ साथ अभी जो हम देख रहे हैं वो एक रिबाउंड है उस करेक्शन का, और मुझे लगता है कि यह रिबाउंड शॉर्ट लिव्ड रहेगा। 4140 4150 तक जाके फिर से एक करेक्टिव मोड में गोल्ड प्राइसेस आ जाने चाहिए। हम निवेशकों को, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को ही सलाह दे रहे हैं कि यहाँ पर आप जो जिगजैग रैली हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, जहाँ पे 2-4 दिन उतार चढ़ाव देखने मिल रहा है, उसको स्टॉप लॉस लगा के प्ले करिए। बट मीडियम टर्म की अवधि के लिए किसी को बाय करना है तो आपको बेहतर और बेटर लेवल्स अगले कुछ दिनों में मिलेंगे। हमें लगता है जैसे जैसे यूएस शटडाउन की न्यूज खुलते रहेगी और इकोनॉमी खुलेगी, उसके साथ साथ डेटा पॉइंट्स बाहर आएंगे, तो एक प्राइसेस में नेगेटिव रिएक्शन देखने मिलेगा और यहाँ से डॉलर इंडेक्स में भी करेक्शन होगा और साथ साथ यूएसडी आईएनआर अप्रिसिएशन आल्सो विल ऐड टू द फायर। तो मुझे लग रहा है कि कुल मिला के एमसीएक्स या डोमेस्टिक स्तरों में भाव पे एक दबाव आ सकता है, करीब 2,500 पॉइंट की नरमी देखने मिल जाए, वो एक अच्छा लेवल रहेगा यहाँ पर एंटर करने के लिए। फिलहाल के लिए हम थोड़ा सा कॉशन एडवाइस कर रहे हैं। दिनेश जी, आपका व्यू क्या है प्राइसेस को लेकर? जी, जो फैक्टर्स मैं देख रहा हूं कि जॉबलेस क्लेम्स है जो निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, कंज्यूमर सेंटिमेंट्स है जो 3.5 साल के नीचे स्तर पर ट्रेड कर रहे हैं, तो ओवरऑल जो सिनेरियो है ये गोल्ड के लिए बुलिश ही साउंड कर रहा है। हाँ बिल्कुल, जैसे नवनीत ने कहा कि ऊपर के लेवल से इसमें करेक्टिव फेज आ चुका है, लेकिन निचले लेवल से करीब करीब ये 60% का रिटर्न इस साल दे चुका है। प्रोबेबली ये क्वाइट संभव है कि दिसंबर तक, मतलब इस साल के अंत तक 1,22,000 एमसीएक्स में डाउन साइड और 1,28,000 अप साइड, ये 6,000 रुपए का दायरा मुझे लगता है मेंटेन करता हुआ नजर आता है। कोई अगर इंट्राडे में कि उसमें ट्रेड करना चाहे, व्यापार करना चाहे, तो आई थिंक 1,24,300 के आसपास खरीदारी बन सकती है। 1,25,300 के अपसाइड टारगेट देखने मिल सकते हैं। 1,23,800 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ओवरऑल मुझे लगता है साल के अंत तक प्रोबेबली 1,22,1,28 का रेंज मेंटेन करेगा।
और एवरी ईयर ये करीब करीब 15 से 16% का रिटर्न देता ही देता है। तो मुझे लगता है कि जैसे सर ने कहा, आनंद सर ने, कि अगले साल का जो व्यू है करीब करीब $4700 से $4800 गोल्ड कॉमेक्स में देखने मिल सकता है। ओके, अच्छा आनंद जी, अभी इन स्तरों पर डिमांड कैसी है? क्योंकि प्राइसेस थोड़ा स्टेबल हुए हैं, थोड़ा पीक से हल्के भी हुए हैं। इन स्तरों के आसपास वॉलेटिलिटी भले ही रही हो, लेकिन कंज्यूमर के बिहेवियर में वो कॉशियसनेस दिख रही है क्या, या फिर वो एक्सेप्टेंस पूरी तरीके से आ चुकी है इन भाव की? देखिए, दो चीजें हुई हैं, क्योंकि दिवाली से जस्ट पहले 2 महीने तक इतनी प्री एम्प्टिव बाइंग हुई थी कि ये ठहराव तो आना ही था दिवाली के बाद, और दिवाली के बाद थोड़े प्राइसेस भी स्टेबल हुए, थोड़ा सा गिरावट आई। तो अभी जो डिमांड को पुश कर रहा है वो फेस्टिवल प्लस वेडिंग सीजन डिमांड को पुश कर रहा है। कस्टमर्स में, कंज्यूमर्स में एक कॉशियसनेस है डेफिनेटली भावों के प्रति, लेकिन ओवरऑल वो कहीं ना कहीं 1,15,000 1,20,000 के प्राइस को एक्सेप्ट कर चुका है। और जैसे ही 1,20,000 1,21,000 आता है उस दिन फुटफॉल्स बढ़ जाते हैं। तो आई थिंक ये बेस लेवल है प्राइसेस का, और इस पर कस्टमर कंफर्टेबल हो चुका है। ओके, और किस तरीके की बाइंग ज्वेलरी सेगमेंट में फिलहाल देखने को मिल रही है? जो आपने कहा कि डिमांड तो फिर भी आ रही है, रिसाइकिल गोल्ड का कितना कॉम्पोजिशन है, प्लस जो बाइंग है वो हैवी वर्सेस लाइट वेट वर्सेस डायमंड, किस तरीके की देखने को मिल रही है? रिसाइकिल्ड गोल्ड का रेशियो जो पहले पिछले साल तक करीब 20 से 22% होता था एक हमारे जैसे ऑर्गेनाइज प्लेयर के लिए, अभी वो बढ़कर वो 35 से लेकर 38% तक जा चुका है। तो रिसाइकिल्ड गोल्ड एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है जिससे हम डिमांड को पुश करवा पा रहे हैं। और अगर प्रोडक्ट मिक्स की बात करते हैं तो डेफिनेटली इस साल हमने ये देखा कि कॉइन्स और बार्स के प्रति झुकाव लोगों का ज़्यादा बढ़ा जब गोल्ड में प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़े। और हम ज्वेलरी का अगर मिक्स देखते हैं तो स्टडेड ज्वेलरी एंड लाइटर लोअर कैरेटेज ज्वेलरी की डिमांड लगातार बढ़ रही है। एक ये ऐसा सेक्टर है जिससे हम लोग कस्टमाइजेशन, लाइटर वेट ज्वेलरी, लाइफस्टाइल ज्वेलरी के ऑप्शंस देकर हम कंज्यूमर्स को अपने स्टोर्स की तरफ पुल कर पा रहे हैं। डायमंड स्टडेड ज्वेलरी हैज गिवन अ वेरी गुड ग्रोथ, और मैं देख पा रहा हूँ कि स्टोर टू स्टोर एंड ओवरऑल ईयर टू ईयर हमारी डायमंड ज्वेलरी सेगमेंट में अराउंड अबाउट 25 to 28% की ग्रोथ है। ओके, चलिए, तो ये तो सोने की बात हुई, लेकिन इनफैक्ट शुक्रिया आनंद जी आपका आने के लिए और प्राइसेस को लेकर डिमांड पर चर्चा करने के लिए। अब बात रबी सोइंग की कर लेते हैं, और आंकड़े इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहे हैं। जो ओवरऑल सोइंग है रबी क्रॉप्स की, वो पॉजिटिव नोट पर काफी स्टार्ट होते हुए दिखाई दी है। एक्सटेंडेड मॉनसून, एडिक्वेट सॉइल मॉइस्चर ने तो मदद की ही है, और जो रीसेंट डेटा आया है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से, उसके मुताबिक जो रबी क्रॉप्स की सोइंग है वहाँ 27% का इजाफा देखने को मिला है पिछले साल के मुकाबले। इन्हीं आंकड़ों को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, और हमारे साथ एक और मेहमान बने हुए हैं बातचीत करने के लिए, वसेदा ग्लोबल एशिया के सीईओ सुमित गुप्ता। सुमित जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो आपसे समझना चाहेंगे ग्राउंड रियलिटी क्या है, वाकई में क्या सोइंग रबी क्रॉप्स की 27% बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? अगर हाँ, तो क्या ये एक्सटेंडेड मॉनसून का ही ट्रिगर है या और भी फैक्टर्स रहे हैं? और रबी क्रॉप में भी कौन सी फसलें हैं जिन पर ज्यादा फोकस रहा है किसानों का? थैंक यू वेरी मच मैम, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत क्योंकि आगे आने वाली इन्फ्लेशन और हमारा फूड सिचुएशन इस सवाल के ऊपर आधारित है। अगर हम रबी एरिया को देखें तो इसको हमको दो भाग में डिवाइड करना चाहिए, एक मेन एरिया, दूसरा मार्जिनल एरिया। इस साल जैसे आपने बोला बारिश बहुत अच्छी रही है, बारिश अच्छी रहने के कारण बहुत सारा मार्जिनल एरिया इस बार प्लांटिंग में आएगा। तो जो अर्ली एकरेज आपको दिखाई दे रही है वो लार्जली मार्जिनल एकरेज है, और इसके कारण चना, रेपसीड, इन सब क्रॉप्स की बुआई बढ़ रही है। अगर हम ओवरऑल देखें, एज वी विल सी, जैसे ही हम नवंबर एंड दिसंबर की तरफ बढ़ेंगे तो टोटल एकरेज शिफ्ट हार्डली 1 से 2% होगा, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। तो इसको हमें कहना चाहिए अर्ली एकरेज इन मार्जिनल एरियाज। और बट ओवरऑल नेट इंपैक्ट, इंडिया के पास इतना एडिशनल एकरेज ही नहीं है कि हम इतना रनअवे लीड ले, तो उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं आएगा। ओके, अच्छा, इसके अलावा अगर हम बाकी फैक्टर्स को समझने की कोशिश करें तो अगर गेहूं की बात हो, सरसों की बात हो, या फिर मक्का के आंकड़े ही क्यों ना हो, किस तरीके की सोइंग अगर हम बाइफर्केट करके देखें, स्पेशली गेहूं सरसों के बीच में स्पेशली, तो वो कैसी दिखाई दे रही है?
अगेन इसको हम पहले ग्रेन्स, ऑयल सीड और मेज, ग्रेन्स के अंदर व्हीट और मेज, और ऑयल सीड में मेनली मस्टर्ड, और पल्सेस के अंदर चना, ये मेन जो क्रॉप हैं जो आगे जाके एकरेज को डिफाइन करेंगी। इस साल मैं आपको बोलता हूं कि आज दिल्ली में हर तरफ हम बात कर रहे हैं पोल्यूशन की, लेकिन हमको ये देखना चाहिए पोल्यूशन क्यों है, क्योंकि इस बार एक्सटेंडेड मॉनसून जो आपने बोला उसके कारण प्लांटिंग विंडो किसान के लिए बहुत छोटी हो गई है बिटवीन हार्वेस्ट ऑफ फर्स्ट क्रॉप एंड प्लांटिंग ऑफ सेकेंड क्रॉप। इसके कारण किसान के पास कोई ऑप्शन नहीं है बट वो अपने खेत के अंदर आग लगा रहे हैं, जिससे एकरेज उनकी जल्दी और खेत जल्दी खाली हो। इसके कारण अगर आप देखें इस साल राजस्थान, एमपी, इन सब स्टेट के अंदर फार्म फायर्स का जो नंबर है वो बहुत अधिक है। और इससे हमको क्या पता लगता है कि आने वाले समय में नवंबर दिसंबर में आप एकरेज का स्पर्ट देखेंगे एकदम से बढ़ते हुए। बट लार्जली इस साल क्योंकि किसान को केवल भाव चावल और गेहूं में मिला है, तो एकरेज चावल और गेहूं की बढ़ेगी। मक्का फर्स्ट क्रॉप के अंदर किसान को भाव नहीं मिल रहा है, तो सेकंड क्रॉप में बिहार के अलावा आपको बहुत ज्यादा रुझान मक्का के अंदर किसान में नहीं दिखाई देगा। चना मार्जिनल एकरेजेस राजस्थान, गुजरात के अंदर काफी बढ़ेगी। स्पाइसेस की एकरेजेस काफी बढ़नी चाहिए क्योंकि भाव बहुत अच्छे हैं हर तरफ। तो ओवरऑल अगर आप इसको समराइज करके देखेंगे तो गेहूं इन ग्रेन्स, पल्सेस में मैं इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं बहुत ज्यादा एकरेज बढ़ने के लिए। ऑयल सीड के अंदर मस्टर्ड क्योंकि भाव बहुत अच्छा मिल रहा है, तो ये एक एकरेज लीडर होंगी, ये दो क्रॉप एकरेज को आगे लेके जाएंगी। ओके, और यस, इनफैक्ट इन डिटेल यहाँ पर सुमित जी ने समझाया कि किस तरीके से बाइफर्केशन देखने को मिल रही है, फिर वो सोइंग के हिसाब से या फिर रीजन के हिसाब से। अच्छा, अगर हम कुछ मेजर स्टेट्स की बात करें, फिर चाहे वो राजस्थान हो, पंजाब हो या फिर उत्तर प्रदेश ही क्यों ना हो, क्योंकि अगर हम की प्रोड्यूसिंग स्टेट्स देखें नॉर्थ में या फिर साउथ में, और यहाँ पर जो मॉनसून का मिजाज रहा है काफ़ी डिफरेंट रहा है, तो उसका कितना कैसे कैसे इम्पैक्ट रहा है ज्योग्राफी वाइज? बहुत अच्छा सवाल है, बिकॉज अगर आप लास्ट 10 साल का एकरेज डेटा को बाइफरकेट करें तो इंडिया में स्विंग किन एरियाज में आती है? नॉर्थ कर्नाटका, विदर्भा इन महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, ये चार, और एमपी, ईस्ट एमपी, ये 5 एरियाज में। इसके अलावा अगर देखा जाए हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सब एरिया सैचुरेटेड है, इनमें ना एकरेज कभी घटता है ना कभी बढ़ता है बहुत ज्यादा। तो अगर हम आज स्विंग स्टेट्स पे देखें जो है नॉर्थ कर्नाटका, विदर्भ इन महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान एंड ईस्ट एमपी, इन 5 एरिया में इस बार बारिश बहुत अच्छी है। एंड ऑफ मॉनसून बहुत अच्छा है, सभी डैम्स, रिजर्वॉयर हर तरफ पूरी तरह भरे हुए हैं। तो इन सब 5 स्टेट्स में, इन 5 स्विंग स्टेट्स में आप एकरेज बढ़ते हुए देखेंगे, और दैट विल बी वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ एकरेज। बट स्टोरी यहां पर इट इज वन पार्ट, बिकॉज जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं दैट इज एकरेज मल्टीप्लाई बाय ईल्ड, सेकेंड पार्ट रहता है ईल्ड का। अब जो ये क्रॉप डिले हो रही है बिकॉज ऑफ एक्सटेंडेड मॉनसून, उसके कारण हमारी प्लांटिंग विंडो नंबर 1 और प्लांटिंग सीजन थोड़ा छोटा हो रहा है। तो इसीलिए आईएमडी का फोरकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है देखने के लिए कि वो जनवरी और फरवरी में कैसा मौसम और कैसा टेम्परेचर का फोरकास्ट कर रहे हैं। एकरेज आ जाएगी, परंतु अगर टेम्परेचर जल्दी बढ़ा इन जैन और फेब तो वो काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है क्रॉप्स के लिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एकरेज की चिंता नहीं करनी है, एकरेजेस आर डन, वी आर गोइंग टू गेट द एकरेज, बट पूरा ओनस यहां से टेम्परेचर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया सुमित जी आने के लिए शो में, और हर पर्सपेक्टिव से समझाने के लिए किस तरीके की स्थिति सोइंग की दिखाई दे रही है या कि एक्सपेक्टेशंस ओवरऑल प्रोडक्शन को लेकर करें। थैंक यू। आप दे रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री, और अब बात करते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की। नवनीत दमानी, दिनेश सोमानी हमारे साथ बने हुए। पहले लेते हैं ट्रेडिंग कॉल्स। तो नवनीत बताइए पहले तो आपके ट्रेड्स। दीपाली जी, मुझे लग रहा है कि 2-3 दिनों में हमने क्रूड में एक थोड़ा रेंज बाउंड दायरे में ट्रेड होते हुए देखा है, और निचले लेवल से एक अच्छी बाइंग इमर्ज होते हुए नजर आ रही है। तो लगता है जैसे जैसे यूएस ओपनिंग अप की तरफ जाएगा, क्रूड में बाइंग वापस इमर्ज होती हुई नजर आएगी।
5370 के आसपास बाय की रणनीति रहेगी, 5320 आपका स्टॉप लॉस रहेगा एंड 5450 5500 तक के लेवल्स हम ऊपर में देख पाएंगे। सेकंड स्ट्रेटेजी रहेगी कॉपर में, जहां पे निरंतर हर डिप पे बाइंग इमर्ज होती हुई नजर आ रही है पिछले 10-15 दिनों में एंड ट्रेडिंग ऊपर की डायरेक्शन पे ही हो रही है। अब मुझे लग रहा है कि जब तक 1000 का स्तर नहीं टूटता है, बहुत ब्राइट पॉसिबिलिटी कि हम 1040 1050 तक का स्तर कॉपर में देख पाए, तो वहां पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। 1005 के आसपास बाय करिए, 998 का स्टॉप लगाइए, ऊपर में करीब 1025 का टारगेट रहेगा। ओके दिनेश जी, आपकी तरफ से ट्रेड्स क्या रहेंगे? जी, नेशनल गैस मुझे काफी स्ट्रॉन्ग नजर आता है। मुझे लगता है 398 400 के आसपास नेशनल गैस बाय करना चाहिए। 391 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 417 का अपसाइड पोटेंशियल इसमें नजर आता है। नेशनल गैस में टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग लगता है, तो मुझे लगता है दिस वुड बी द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द डे। और जैसे नवनीत ने कहा है कि क्रूड जो है 5375 5370 के आसपास बाय करना चाहिए। ऊपर में 5450 का टारगेट और 5320 का स्टॉप लॉस। जो कोई ऑप्शंस के जरिए अगर जाना चाहता है तो 5350 की जो कॉल है वो 90-91 के आसपास बाय करना चाहिए 65 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में 140 का लक्ष्य देखा जा सकता है। और सबसे स्ट्रॉन्ग मुझे सिल्वर नजर आती है। 1,56,800 1,57,000 के आसपास सिल्वर बाय करना चाहिए। 1,56,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 1,58,400 का अपसाइड टारगेट देखने मिल सकता है। इनफैक्ट नियर टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी तो सिल्वर पर दिनेश जी ने दी, लेकिन नवनीत आपका ब्रॉडर आउटलुक क्या है सिल्वर पर, या फिर आगे के जो ब्रॉडर इन्वेस्टमेंट टारगेट्स है वो आपके क्या हैं? सिल्वर ऊपरी लेवल से करीब 20% करेक्ट हुई और वापस $51 जो कि एक मेजर ब्रेकआउट लेवल था उसके ऊपर ट्रेड करते हुए नजर आ रही है। मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी जैसे दिनेश जी ने बताया कंटिन्यू रखनी चाहिए और जब तक $51 के ऊपर है कन्विंसिंगली ये ट्रेड $52.5 $53 तक जाते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर 1000-1500 पॉइंट का करेक्शन आ जाए तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी अराइज हो जाएगी। आप 1,54,000 का स्टॉप लगाइए। बाइंग स्ट्रेटेजी रहेगा 1,56,000 के आसपास एंड 160-161 टारगेट अपसाइड में देखते हुए। ओके अच्छा, इसके अलावा एनर्जी पैक पर आपकी राय क्या रहेगी दिनेश जी, स्पेशली नेचुरल गैस पर? ऑलरेडी स्ट्रेंथ हमने देखी है और प्राइस फंडामेंटल्स मूवमेंट के हिसाब से ये टाइम भी इम्पोर्टेंट है, क्या व्यू है? जी, नेशनल गैस जैसे मैंने बताया कि 340 के लेवल से ये निरंतर बढ़कर करीब 20 से 22% की तेजी ऑलरेडी आ चुकी है और 404 के लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। 398 400 के आसपास नेशनल गैस खरीदारी का अवसर मिल सकता है। ऊपर में 417 का लक्ष्य हम देख सकते हैं और 391 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ओके चलिए, तो ये राय रही आपके लिए नेचुरल गैस पर 405 के लेवल्स। अच्छा, एग्री कमोडिटी बाजार की तरफ भी रुक कर लेते हैं और यहाँ दिनेश जी आपकी राय स्पेशली स्पाइसेस के पैक पर क्या रहेगी, टर्मरिक और खासतौर से जीरा? जी, बड़े दिनों के बाद में एनसीडीएक्स में थोड़ी सी हरियाली छाई है। ऑलमोस्ट ऑल काउंटर्स एनसीडीएक्स में टर्मरिक अगर छोड़ दो तो ऑलमोस्ट सारे काउंटर जो है ग्रीन निशान में ट्रेड कर रहे हैं। स्पेशली जीरे में जो है डाउन साइड से काफी अच्छी रिकवरी आई है। 19,800 के लेवल से 20,600 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। आई थिंक थोड़ा सा मोमेंटम कल और बरकरार रह सकता है और जो दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट है 21,100 के लेवल ये छू सकता है। सबसे स्ट्रॉन्ग काउंटर, दो काउंटर मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगते हैं। एक तो कैस्केड सीड जो 6900 के आसपास बाइंग बनती है, ऊपर में 7040 का टारगेट देखा जा सकता है और 6840 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर मुझे जो नजर आता है वो धनिया है। वो 8480 के आसपास धनिया दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट बाय करना चाहिए। ऊपर में 8720 का टारगेट देखा जा सकता है और 8350 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ओके चलिए, तो ये रही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज एग्री नॉन एग्री पैक से। शुक्रिया नवनीत और दिनेश जी आप दोनों का ही आने के लिए, सभी ट्रेड्स पर अपनी राय देने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के साथ भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।